हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 46। और अभी तक जो है यानी कि 45 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूं। अगर ये सभी क्लासेस आप देखना चाहते हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लेलिस्ट का नाम है TGT PGT एस्टेट LT ग्रेड EMRS। इनके नाम से आपको मिलेगा। और इन 45 क्लासेज में जो है मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू किया था आप सभी के कहने पर। तो दोस्तों, इन 45 क्लासेज में हमने आदिकाल संपूर्ण कर लिया, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल हमने शुरू कर दिया है। तो आधुनिक काल को अगर विकास क्रम के हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको याद जोड़ने के लिए बताऊंगी कि पीछे हमने क्या पढ़ा है। आधुनिक काल में दो चीज़ों का विकास लगातार हो रहा था, गद्य और पद्य। तो गद्य के अंदर हम कहानी, नाटक, निबंध वगैरह पढ़ते हैं और पद्य के अंदर अगर विकास क्रम के हिसाब से देखें हम आधुनिक काल को, तो उसके अंदर सबसे पहले भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा काल आता है छायावादी, तो छायावाद भी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद चौथा आता है प्रगतिवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, प्रगतिवाद जो है ना, इसे छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। इसे आप ध्यान से सुने, कहीं कहीं पर आपको हेडिंग जो है इसका छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के तुरंत बाद का जो काल है उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। तो प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से 1942 ईस्वी तक रहने वाली है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और सभी के जो सन है मैं साथ साथ ही आपको बताती जा रही हूँ। तो प्रगतिवाद में ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट जो है 5-6 कवि ही हैं। इन सभी की रचनाएं भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रगतिवाद के बारे में बताऊंगी, जहाँ से प्रश्न जो है आपसे हमेशा पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है हम कवि पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रगतिवाद का जो एक प्रश्न पूछा जाता है वो है कि इसकी समय सीमा क्या है। तो याद रखें, प्रगतिवाद की जो समय सीमा है वो 1936 से 1942 है। उसके बाद जो दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है वो प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ जो है ना, इसको लेकर 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो कहाँ हुई। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में अप्रैल 1936 में हुई। ठीक है, ये है भारतीय प्रगतिशील, आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की बात पूछे तो आपको बताना है कि 1936 में हुई। ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इसको अधिकतर बच्चे कई 1935 कर देते हैं लेकिन 1936 इसका बिल्कुल सही है। इसमें आपसे पूछेगा कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो आंसर करना है आपको, लखनऊ में अप्रैल 1936 में स्थापना हुई। और इसका जो प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस अधिवेशन के प्रथम जो थे अध्यक्ष कौन थे। तो इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रगतिवाद के अंदर जो है एक बात और जान लेते हैं, वो हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। प्रगतिवाद इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इस काल में जो है 1936 और 1942 के तुरंत बाद आपको पता है हमारा देश आज़ाद हो जाता है। लेकिन इससे पहले हमारे समाज में जो है 2 वर्ग थे, एक शोषक और दूसरा है एक शोषित। तो शोषित वर्ग तो वो वर्ग था जिसका शोषण हो रहा था, और शोषक वर्ग वो वर्ग था जो शोषण कर रहा था। ठीक है, तो ये 2 वर्ग थे। इन दोनों वर्ग को समाप्त करने की बातचीत होती है। इसमें काव्य में इन्हीं के बारे में बताया गया है कि समाज में जो है शोषक वर्ग जो है किस तरीके का व्यवहार जो है शोषित वर्ग के साथ करता था। तो ये प्रगतिवाद का मतलब है कि इस दोनों वर्ग से निकलकर हम प्रगति पर ध्यान दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से इसमें है। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। ये विश्व का पहला लेखक संगठन था।
अब विश्व का पहला लेखक संगठन पूछे तो आपको बताना है कि उसका नाम तो था सोवियत लेखक संघ, और इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? गोर की। तो ये प्रश्न तो अभी तक पूछा नहीं गया है, क्योंकि भारत वाला आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक अगला प्रश्न और है, सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ये हेनरी में हुआ था, ये भी भारत की बात नहीं है। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद दिन तासीर ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय लेखक संघ की स्थापना का गठन किया गया। तो ये भी इंग्लैंड में ही बना था, लेकिन ये भारतीयों की तरफ से थे और इसमें ये लोग थे। इसको आपको याद रखना है, लेकिन इससे जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से इसका जवाब देना है। कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछे तो 1936 ही करनी है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अब प्रगतिवाद जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको ये याद रखना है, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार जो है, जो कार्ल मार्क्स था, जिसका इकोनॉमिक्स में जिक्र किया जाता है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मतलब कि जब राजनीति की बात हम करें तो राजनीति के हम समाजता की बात करते हैं, साम्यवाद समानता की बात करते हैं और समाज की बात करते हैं। राजनीति में जो शब्द समाजवाद और साम्यवाद के लिए प्रयोग होता है, हिंदी साहित्य के अंदर वही शब्द जो है उसे प्रगतिवाद कहते हैं। तो इस प्रगतिवाद में भी समानता की बात की गई थी, समाज की बात की गई थी, शोषक और शोषित वर्ग के बारे में बातचीत की गई थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार पूछे तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत इसका आधार है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी बातें आपको नोट करते हुए चलना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। जब मैं छायावाद का काल पढ़ा रही थी, छायावाद के अंदर जब मैंने सुमित्रानंदन पंत पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो इनकी युगांत, युगवाणी और ग्राम्य जो 3 रचनाएं थी, इन्हें प्रगतिवादी रचनाएं कही गई थी। और युगवाणी के अंदर ये इन्होंने यहाँ पर छायावाद की समाप्ति का जो है एक ये रचना है, जहाँ पर छायावाद की समाप्ति होती है और प्रगतिवाद का आरंभ होता है। ये खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कौन सा है, तो आंसर करना है युगवाणी। और युगवाणी रचना किसकी है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। इसी के संदर्भ में नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल कर्म की दृष्टि से रामेश्वर, करुण कृत ब्रजभाषा काव्य, करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। अब ये तो बच्चन जी के अनुसार था। अब आपसे किसी और लेखक को लेकर अगर बात पूछ ले तो वो बताना गणपति चंद्र गुप्त ने काल कर्म की दृष्टि से किसको प्रगतिवादी का कवि और काव्य माना है। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो रामेश्वर हैं और इनकी रचना जो है करुण कृति है और ये ब्रज भाषा में है। उसके बाद ये दूसरी रचना है करुण सतसई। ठीक है, ये दोनों रचनाएं जिन्हें प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना जाता है। अब दोस्तों एक एक करके हम इसके जो भी कवि हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। कितने हैं? केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। तो अगर प्रगतिवाद के कवियों को काल क्रम के हिसाब से लगाने भी ये पेपर में आते हैं, व्यवस्थित करने भी आते हैं, तो आपको याद रखना है प्रगतिवाद को अगर काल क्रम के हिसाब से हम देखें तो इसमें सबसे पहला ही नाम आता है इन कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का। अब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं जो हैं यहाँ से हम पढ़ लेंगे और आज के इस वीडियो में इतना करेंगे। हम इसकी रचनाएं भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका संक्षिप्त जीवन वृत्त जान लेते हैं। तो केदारनाथ का जो जन्म है 1911 में हुआ और मृत्यु 2000 में हुई। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल 1911। वैसे ये सन पूछे नहीं जाते हैं। इनका जन्म जो है स्थान बांदा में हुआ और माता पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और गिसट्टो, यानी कि एक माता है और एक पिता है। पत्नी का नाम पार्वती और प्रथम संग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है, युग की गंगा। ठीक है, याद रखना है।
केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित और सवैया छंद में लिखते थे। यहाँ पर 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों ही प्रश्न काफ़ी परीक्षा उपयोगी हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में, यानी कि जब कविताएं लिखनी शुरू की थी केदारनाथ अग्रवाल जी ने, तब ये किस उपनाम से लिखते थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बालेंदु। दूसरा आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जो हैं किस उपनाम से रचनाएं करते थे, तो आपको आंसर करना है बालेंदु उपनाम से। ठीक है। और ये जब ब्रजभाषा में लिखते थे तो कौन कौन से छंद में रचनाएं लिखते थे, कवित और सवैया छंद में, यानी कि ब्रजभाषा के अंदर जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी उसमें कवित और सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग सर्वाधिक किया। आगे आता है, केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। अब यहाँ से तो पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। एक तो प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, देश विदेश की कविताएं शीर्षक नामक रचना किसकी है, तो आपको बताना है ये केदारनाथ अग्रवाल की है। तो इसमें है क्या, इसमें देश विदेश के जितने भी कवि हैं उन सभी की कविताओं का क्या किया गया है, देश विदेश के जो भी कवि हैं उनकी कविताओं का अनुवाद करके इन्होंने एक रचना का नाम दिया और उस रचना का नाम है देश विदेश की कविताएं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, इसी से पता चल रहा है। अब हम केदारनाथ अग्रवाल की रचना जो है काल क्रम के हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें थोड़ी सी याद करने की कोशिश करेंगे और 20 रचनाएं दे रखी हैं। अब सबसे पहले मैं इन्हें इम्पोर्टेंट बताती हूँ, आपको सारे की सारी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नई रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी मैंने याद नहीं करी थी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, ये भी मैंने नहीं की थी, मार प्यार की थापे, ये भी मैंने नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रही हूँ जो मैंने की थी वो आप भी कर लेना। उसके बाद मैं थोड़ा सा इन्हें ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूँगी। कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, और खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। अब यहाँ पर देखते हैं जो इसमें लाइन में मैंने कौन कौन सी की थी। अपूर्वा, ये इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मैंने इस लाइन में से और कोई रचना याद नहीं की थी और इतनी पूछी भी नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आप कहें तो कर सकते हैं। कहे केदार खड़ी खड़ी खरी खरी, ये मैंने जब डिटेल से पढ़ा था तो उसमें मुझे याद हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो इधर की 10 रचनाएं हैं ये आपको जरूर करनी है। अब ये कैसे करनी है, युग की गंगा नींद के बादल में सोई हुई है। जो गंगा है वो नींद के बादलों में सोई हुई है, चाहे उसे लोक में देख लो चाहे आलोक में देख लो। अब जब युग की गंगा नींद के बादलों में लोक और आलोक में सो गई है तो ना तो फूल बोल रहे हैं और ना ही रंग बोल रहे हैं। ये बात तुम आईने में भी देख सकते हो। ठीक है, गुल मेहंदी, ये रचना बीच में इनको जोड़ने का काम करेगी, ऊपर वालियों को और नीचे वाली रचनाओं को। गुल मेहंदी, उसके बाद आता है पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, प्यार मार प्यार की थापें। ये थोड़ा सा आप मेहंदी लगाकर पंख और पतवार 3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, ये आप याद कर सकते हैं। और इधर वाले भी थोड़ा सा बस एक बार पढ़ लें। अपूर्वा इनमें से कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने ऐसे ही याद की थी। ठीक है, तो आप भी इन्हें ऐसे ही कर सकते हैं। और ये जो कुछ रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप बिल्कुल सीक्वेंस से याद कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ, देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है, इतना भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने जो रचनाएं मैंने याद करके सारे टेस्ट निकाल लिए थे उतनी ही मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद जो बचे हुए हैं नागार्जुन है, जो भी कवि हैं इसके, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।